the direction in which positive charge applies force। अब आपने, मैं आपको आंसर बता दूंगा, आपने ऑनेस्टली बताना है मुझे कि आपने गलत किए हैं ये गलत ठीक किए हैं। ओके। और दूसरी डेफिनेशन हमने क्या की थी? द एरिया और स्पेस अराउंड charge in which it can apply force। अब पॉजिटिव चार्ज था तो फील्ड लाइंस डाउनवर्ड बनेंगी, हम्म। ये ऐसे सर्कुलर बनेंगी। इसके बाद हमारे पास क्या था? ऑयल ड्रॉप के ऊपर हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी थी, क्योंकि अ, हमारे पास डज नॉट मूव अप और डाउन। उसका रीजन क्या है कि उसको पहले सर्टेन टाइम में व्हाई द ऑयल ड्रॉप डज नॉट मूव, कॉज उसके पर वो जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट पॉजिटिव। रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, क्योंकि जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है तभी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा होता अप एंड डाउन। एंड हम इसमें हम्म। ये भी लिख सकते हैं कि वो अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस्ड है ना? बाय द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। अपवर्ड फोर्स का मतलब ये कि ऐसे ऊपर, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कहीं पे बताया हुआ है कि नहीं, कहीं पे भी नहीं बताया हुआ उसने कि हमारे पास वो कहाँ पे जा रहा है, ना उसने उसकी मूवमेंट बताई है कि पॉजिटिव चार्ज किस प्लेट पे कौन सा चार्ज है। विदाउट लूटिंग एंड लूजिंग एनी ऑफ इट्स चार्ज, द ऑयल ड्रॉपलेट बिगिंस टू इवेपोरेट। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द ऑयल ड्रॉपलेट। जब वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ, इट मींस कि उसका नाउ वेट इज नो लॉन्गर इक्वल्स टू फोर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यानी ड्रॉपलेट क्या करेगा? मूव्स अपवर्ड। ठीक है, क्योंकि अब वेट डिक्रीज हो गया, विच मींस डाउनवर्ड फोर्स कम हो गई है, अपवर्ड फोर्स बढ़ गई है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ी वो वाला वैल्यू जो है वो बिगर होगी। एक सेकंड होल्ड करो बेटा। क्या पूछो? फिर ये वाला क्वेश्चन में क्या? मुझे पूछा कि which piece of the apparatus could be omitted if purpose of experiment is to determine thermal capacity। थर्मल कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला था, उसके हिसाब से देखोगे किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला ए डबल एम ई टी ई और क्या होता मीटर, एमीटर जो करंट क्लियर कर डिक्रीज हो इसकी। है? कौन सा उसका काम होगा? और फिर ये वाला सॉरी मैं बोल रहा हूँ। सोलेनोइड में राइट हैंड रूल के हिसाब से देखो, एक मिनट। वो डायरेक्शन ऑफ करंट में अपने उसको वो करो, करंट की डायरेक्शन उसने शो की भी कहीं पे भी? नहीं। आप खुद सोचो, करंट की डायरेक्शन ये शो की नहीं है ना, ऐसे हाथ मोड़ो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ऐसे सही किया तुमने, नॉर्थ पोल यहीं पे बन रहा है। मैं तो अच्छा एक और फोटो जल्दी कुछ मेहनत करते हैं। ये कुछ भी नहीं है इसमें। A beam of vapor particle with a particle right angle to an electric field based on the deflection of particle in the row। क्या बीटा पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में? करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है नहीं लीड करके आया ये लड़का आज भी कुछ भी। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में बीटा पार्टिकल कहाँ पे चला जाता है मुझे बताओ? बीटा जो होते हैं ना सबसे ज्यादा उसको बीटा कर बोलते हैं, उसके बाद जाता किसकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में ना बीटा होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये नॉर्थ साउथ पोल होता है। सॉरी, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। दिमाग बाकी काम कर रहा है। सो बीटा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट होगा। उसने कहा है कि अल्फा डिफ्लेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बीटा पार्टिकल, ये समहाउ सही हो सकता है। बीटा डिफ्लेक्ट, अल्फा डज नॉट डिफ्लेक्ट, ये भी गलत है। एंड अल्फा एंड बीटा ऑपोजिटली चार्ज इन द सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी बच चुकी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके ऊपर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगला सवाल क्या है?
नेक्स्ट सवाल Yeah. की है अच्छा, इसके ऊपर फील्ड लाइंस शो करनी थी। अगर ये कंडक्टर है तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को What? attract कर लेंगे। ये कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, Yeah. ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो है इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और नेगेटिव साइड जो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। Oh, तो फिर हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो एरो हेड्स यहाँ पे ऐसे होंगे, और पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ से ऐसे होंगे। बेसिकली उसने सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे अकोमोलेट हो जाएंगे। अगेन ये माइंड में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। okay. फिर आ रहा है, अच्छा जी, अब उसने करंट फाइंड आउट करने को बोला था। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की वैल्यू क्या दी हुई है, कूलम्स में ये दी हुई है। टाइम उसका हमें 0.5 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो 2.8 टाइम्स 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.05, आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 5.6 टाइम 10⁻7। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे डिफाइन किया था। The energy needed to charge a circuit. और वर्क डन ओवर चार्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि अब 1 मार्क्स का सवाल था, तो वर्क डन ओवर चार्ज भी कह सकते हैं। और ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, एनर्जी गिवन टू द चार्ज टू गो थ्रू द होल सर्किट, ये भी लिख सकते हैं। Hmm. हीटर के अंदर करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट किसके बराबर होता है, V चार्ज पर over यूनिट R. टाइम के। सॉरी, उसने हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई है, तो V इज टू आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। I इज टू V ओवर R का फॉर्मूला यूज करेंगे। V इज 12, R इज 6, तो क्या आ जाएगा, 2 ओम, तो 2 सॉरी 2 एम्पेयर्स। ampere. देन उसने बोला है कि कौन से पार्टिकल्स इसके अंदर मूव करते हैं। तो फ्लो हमेशा कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी भी हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता। कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होती है। अभी अभी बताया भी है सुनो, उसने। भूल गया। जैसे ये तो अच्छा, अब हमने करंट का फ्लो तो ड्रॉ कर लिया था, अब उसने कहा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये एरो हेड बनना। लास्ट में से थर्मल एनर्जी पूछी हुई है, एनर्जी किसके बराबर होती है, Uh, power पावर times इंटू time. टाइम की। पावर बराबर होती है V इंटू आई के इंटू टाइम के। सो वोल्टेज की वैल्यू उसने 12 दी हुई थी, करंट मेरे पास निकला 2, और टाइम की वैल्यू उसने कितनी दी है 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 60. 16। तो उसका आंसर आ जाएगा 14,000 जूल्स। I got 14,400. हाँ, कुछ नहीं होता, राउंड ऑफ करके उससे करेंगे तो वही बनेगा ना, 14,000। लेस देन 500 था 14,000। फिर ये दोनों तो भी जुड़े तो हैं ही नहीं, तो बीच में स्पेस है ना, इसका मतलब वो नहीं तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि किसका सेंटर जो है वो डिस्चार्ज हुआ, मतलब कि जो सामने सामने है वो कैंसिल आउट हुए हैं। आमने सामने वाला 0 होना चाहिए, दूर साइडों पे ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, वो देखने हैं। चार्ज फाइंड आउट करना था नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, Current times टाइम्स time. वही। तो करंट की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5 टाइम्स सेकेंड 1.6 10⁻⁷ तो उसका आंसर आ गया 660 कूलम्स। देन रेजिस्टेंस Hmm. फाइंड आउट करनी है हमने। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, सॉरी, हाँ, V ओवर आई। V हमें कितना दिया,
वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है उसमें? 1.3। 1.3. और करंट उसमें हमारा क्या निकला था अभी भी? सॉरी, करंट उसमें हमें क्या दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.1. 32,000 ohms या 32 किलो ohms में लिख सकते हैं, बिकॉज ये 3 zeros किसके लिए होते हैं? किलोस के लिए होते हैं। तो चॉइस इज आवर्स। पावर किसके इक्वल होती है? वोल्टेज इनटू करंट, और उसने पावर ऑफ द सेल फाइंड आउट करने को बोला हुआ। तो पावर सेल के अंदर करंट कितना था? 4.1 × 10⁻⁻5। और वोल्टेज कितनी थी? 1.3। मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, क्या आएगा? 5.33 times 10⁻⁻5. देन उसने कहा कि यूजफुल एनर्जी ट्रांसफर डिस्कस करना था। तो बैटरीज में क्या होता है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो सीपीई टू इलेक्ट्रिकल। इसके बाद एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। एनर्जी किसकी इक्वल होती है? वी आई टी के। सर वैसे आपने सेंड नहीं किया मुझे। आप अभी जो काम कर रहे हैं ना वो कंप्लीट कर लें। 120, सॉरी, दी हुई है वोल्टेज। करंट उसने दिया हुआ है 96, टाइम उसने 10 दिया हुआ है, इंटू 60 कर देंगे। सब मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी विल कम आउट टू बी 6.9 × 10⁻⁶ joules। और फिर हमने इसके ऊपर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी। एफिशिएंसी उसने आपको ऑलरेडी 88% दे दी हुई है। आउटपुट कैलकुलेट करना है। इनपुट ऑब्वियसली हमारे पास, अगर आउटपुट कैलकुलेट करना है तो जो वैल्यू पिछले पार्ट में निकली है वो ऑब्वियसली किसकी होगी? इनपुट की ही होगी। हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कैलकुलेटर ले आओ। उसने क्या कैलकुलेट? मोटर ऑपरेट आउटपुट। तो हमारे पास ये जो एनर्जी निकली, एनर्जी किसके बराबर होती है? पावर इनटू टाइम के। तो सॉरी, पावर किसके बराबर होती है? एनर्जी ओवर टाइम के। तो हमारे पास ये जो एनर्जी की वैल्यू निकली है इसको पहले टाइम से हम डिवाइड करेंगे। टाइम कितना दिया हुआ था? या हम लोग सिंपली सिर्फ 10. इतना फैक्टर ले लेंगे, सिर्फ इतना फैक्टर ले लेंगे। 120 × 96। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी हमारे पास 1 × 10⁻⁴ वॉट्स। सही जा रहा है अभी तक? Yeah. गुड जॉब। रेजिस्टेंस एंड लेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। रेजिस्टेंस एंड एरिया का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हमें जो था करंट फाइंड आउट करना है। करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। एंड वोल्टेज कितना दिया हुआ है उसने हमें? Wait, isn't it with it's पावर, सॉरी, according to पावर दी power? हुई है तो पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V इंटू I times V. पावर ओवर वोल्टेज। पावर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60। 60. एंड वोल्टेज इज 230। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6/23 इज इक्वल टू 0.26 एम्पियर। फिर हमने रेशियो फाइंड आउट करनी थी उसकी। Length by the filament made of the same metal as filament X. The filament, this filament has half the length and 1/3 of the cross-sectional area. So अगर हम रेजिस्टेंस न्यू निकालें इसकी,
तो किसके बराबर है? लेंथ इज हाफ एंड 1/3 इंटू एरिया। तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 इंटू L over A, which is equals to new resistance is equals to 3/2 of millivolts। ठीक हो गया? I got that wrong. सॉरी, I got this wrong. ये पार्ट समझ में आ गया मैंने किया क्या है? Can you do it again? रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है? लेंथ ओवर एरिया के। ठीक है, अब उसने कहा कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप है वो वाई है, उसकी लेंथ हाफ है एंड एरिया क्या है? 1/3। तो मैंने लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को 1/3 कर देंगे। 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 L over A बन जाएगा। ठीक है, That's बस यही आंसर है। नहीं नहीं अभी बताता हूँ ना आगे। Oh. तो L over A हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर था, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? R पुट कर दिया। ठीक हो गया? अब जी। हमें पता है कि रेजिस्टेंस एंड करंट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर रेजिस्टेंस 3/2 निकला तो करंट क्या निकलेगा? 2/3। तो रेशियो हमारे पास क्या है? Oh. गार्डन टू को बाई कहाँ पे थ्री होगा? हेड करंट। Hmm. ओके, Okay. सो करंट अगर हमारा 0.26 निकला तो हम 2/3 इंटू 0.26 करेंगे तो हमारे पास 0.17 आ जाए। अगर हमें फर्दर ऑन करना है, दैट्स टोटली आवर चॉइस, यार वाटर पार्टिकल्स हैवी होती है, लाइट होती है? डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ कंपेयर करें। Can I try this again? 7th वन और प्रीवियस पार्ट? 7A. इसको कर लेते हैं पहले, मैं आपको बाकी पार्ट्स, ये फिर 7 आपने पूरा ही नहीं किया? नहीं किया, but I think I got the first चलो part बस फिर wrong. पहले नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर इन केस कुछ हमें कंपोनेंट ऑफ एक्स डिस्कस करना था, इसमें आपको लिबर्टी थी क्योंकि अभी हमने, अच्छा मुझे ये बताओ, आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर कर लिया? क्या? वेरिएबल रेजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर वाला टॉपिक कर लिया हमने? रजिस्टर किया है? क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला डिस्कस किया था? R over capital R into Vn and R2 over R1 plus R2 into Vn। No. चलो ठीक, इसको स्किप कर देते हैं। अच्छा एनी हाउ, ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल बना हुआ है, ये वेरिएबल रजिस्टर का होता है। वेरिएबल रजिस्टर को फाइंड का जो फॉर्मूला होता है वो R ओवर कैपिटल R इंटू वी इन होता है। ठीक है, अभी R into capital. मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये इसको हमने अप्लाई कैसे करना। फिर आ जाता है हमारे पास, अ हीटर इज डिजाइन टू वर्क फॉर 3 पॉइंट्स। हमने करंट फाइंड आउट करना है, पावर उसने दी हुई है, आई इज इक्वल्स टू पावर ओवर वी। तो करंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1.25 एम्पेयर। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? वी ओवर आई के। V over I. वी उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.6 और आई उसने हमें कितना दिया हुआ है? बल्कि नहीं सॉरी, टोटल वोल्टेज उसने हमें 6 दी हुई है, जिसमें से 3.6 उसने यूज कर ली, तो जो रिमाइंडर होगा हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है। 6 माइनस 3.6 करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 4.2, वो यूज करेंगे यहाँ पे। Where's 6? सर्किट के ऊपर देखो, ये Oh. तो यहाँ Wait. पे इंस्टेड ऑफ 3.6 हम लोग लिखेंगे 4.2 डिवाइडेड बाय करंट हमारे पास, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है तो करंट की वैल्यू वही रहेगी, वोल्टेज वेरी करती है। It's 2.4. सॉरी यार कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जी, हर मेटल में होता है, सिर्फ कॉपर में नहीं होता। 2.4 डिवाइड बाय 1.25, ये हमें क्या आंसर दे देगा? 1.9।
Wait, what do they mean if there's to be correct potential difference across the heater? Come again? The question, if there is to be correct potential difference across the heater, what does that mean? Find it. इसमें क्या पूछ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा बेटे, आप क्या बोल रहे हो? ये वाला क्वेश्चन। Me or मरियम, ये part 2, ये if वाला? there is to be correct potential difference. नहीं, B part 2 नीचे, the question that you just solved. वही करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वही बोल रहे हैं ना कि हम नॉर्मली गलती कर देंगे कि वोल्टेज 3.6 यूज कर लेंगे। वही बोला कि हमने करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूज करें तो क्या वैल्यू आएगी वहां करंट की अक्रॉस द सर्किट। Hmm. बेसिक मतलब वोकैबुलरी टर्म्स में बात कर रहा था, और कुछ नहीं कर रहा। 2.4 डिवाइडेड बाय 1.25 और ये हमें दे देगा आंसर 1.92 ohms की। Sometimes after the heater is switched on, the emitter reading is seen to have decreased. Suggest why? जब obviously heater on होगा तो हमारे पास values जो है उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ेगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। Hmm. फिर उससे लास्ट में पूछा हुआ है एज एन ऑल्टरनेटिव रनिंग द हीटर फ्रॉम अ बैटरी डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्किट टू एनेबल इट टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम एसी मेन सप्लाई, नेम द अप्लायंस। तो एसी अगर हमने सर्किट यूज करना है तो ये अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं हुआ ये वाला पूरा पार्ट। Thank God. बल्कि सॉरी डायोड तो पढ़ा हुआ है हमने, डायोड पढ़ा हुआ है। I knew that one, but I didn't know the first one. Wait, is पोटेंशियल it डिफरेंस को voltmeter? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो पोटेंशियल डिवाइडर होता है। Okay. वो मैं भी आपको कराता। रेजिस्टेंस की दो टाइप्स रह गई थी हमारे पास, एक पोटेंशियल डिवाइडर और एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस। तो वो मैं अभी आपको करा देता हूँ और फिर आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 फिर आप तक कंप्लीट कीजिएगा। Okay. देयर आर दो टू टर्म्स व्हिच आर यूज्ड। हाँ, 28 वाला इसने क्यूब के अंदर क्या पूछा, मतलब क्यूब को किस तरह उसने से। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपको शो कर दी है, अब आप बताओ कि क्यू पे क्या होल्स बन रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा जी, जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एंड कुड यूज इन मल्टीपल वैल्यूज विदाउट चेंजिंग द होल सर्किट एवरी टाइम। ठीक है। अब वेरिएबल रेजिस्टर बेसिकली उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसकी लेंथ को हम वेरी कर सकते हैं, लेंथ टू बी यूज्ड, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का उसका सर्किट लगता है, यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट अटैच करते हैं तो ये हो जाएगा। अभी जो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल आर होती है, और पूरे की रेजिस्टेंस क्या होती है, आर होती है। बैटरी की वोल्टेज को वी इन कहते हैं, और जो इसके अक्रॉस आउटपुट आ रही होती है वो वी आउट कंसिडर की जाती है। ठीक है। सो वेरिएबल रेजिस्टर रेजिस्टर ही है, बट इट इज मेड इन सच अ वे कि उसकी लेंथ चेंज करने से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे वो रेगुलेटर नहीं होता फैन का, फैन के रेगुलेटर को Hmm. रिवॉल्व करो तो फैन तेज या ज्यादा स्लो हो जाता है, मीनिंग कि हम उसकी बेसिकली रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो Hmm. वेरिएबल रेजिस्टर का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर सर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वी की इन। राइट एंगल क्या होता
तो वो परपेंडिकुलर ही होती है, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर होती तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब? है, परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं। वेरिएबल रेजिस्टर ऐसे बन दिखता है, और पोटेंशियल डिवाइडर हम लोग होता है कि हमें पोटेंशियल को डिवाइड करना हो, यानी बैटरी की वोल्टेज को डिवाइड करके एक जगह पे ज्यादा देना हो, एक जगह पे कम देना हो। ठीक है, तो हम सर्किट डिजाइन करते हैं इस तरीके से। जिस पार्ट में हमें ज्यादा वोल्टेज देनी होगी उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हम ज्यादा रखेंगे, जहां पे कम देनी होगी वहां पे वोल्टेज ज्यादा रखेंगे। अब जिसके अक्रॉस वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसके अक्रॉस कर रहे हैं R2 के अक्रॉस, तो वो रेजिस्टेंस ऊपर आएगी, नीचे टोटल सर्किट का सम आएगा रेजिस्टेंस का इनटू वी इन। अगेन ये वी आउट है, ये हमारे पास वी इन है। अगर हम R1 के क्रॉस फाइंड आउट कर रहे होते तो क्या होना था, R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू वी इन। ठीक है, अब बेशक वैल्यूज भी पुट करके देख लो कि अगर यहाँ की रेजिस्टेंस 2 रखे हैं, यहाँ की रेजिस्टेंस, बल्कि मैं ना इजी वाली वैल्यूज रखता हूँ ताकि उसको कैलकुलेट कर लें। अगर हम 2 2 रखते हैं और यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा, 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 3 वोल्ट कर देता हूँ और इसको 2 वोल्ट कर देता हूँ, अब देखते हैं हम क्या आंसर आता है। इसके क्रॉस पहले देखते हैं, जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कम होगा हमारे पास। अब 3 ओवर दोनों का सम क्या बन रहा है, 5 इंटू 6। ठीक है, हम्म सो 6 3 18, 18/5, इसको हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आ रही है 3 ओम के क्रॉस। अब हम देखते हैं 2 ओम्स के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रही है। 2 ओम्स के क्रॉस देखने के लिए हम उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, नीचे सम वही रहेगा, और इनपुट वोल्टेज भी क्या रहेगी, सेम। तो अब ये क्या आ गया, 12/5। सो 0 पॉइंट समथिंग का आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सो क्लियरली जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा कम होगा। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या आया, ज्यादा आया। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे ज्यादा है। ओके बैटरी का उतना पोर्शन ज्यादा जा रहा होगा वहां पे, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा आएगी, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे वोल्टेज कम आएगी। हमें इक्वेशन ये बता रही है। ठीक है, हम्म चलो अब वो 7th क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। यार जब हम किसी क्लॉथ को किसी से रब करते हैं तो उसके साथ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस पूछी हुई है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये सीरीज में है, तो ये 1 + 1/3 का आंसर क्या बनेगा, 4/3। 4/3 + 2, तो ये बन जाएगा। I didn't solve it like this. आपका आंसर क्या है मुझे ये बताओ। 2.75. यस, ठीक है। 4 + 6/3, तो ये 10/3 बन जाएगा। मैंने कहीं वो गलती तो नहीं कर दी। 1/1/3 क्या आता है, 4/3 बनेगा। 4/3 में +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, सही किया ना मैंने। मुझे नहीं पता. 4/3. It's 10/3. 10/3 नहीं बनेगा, वो बेसिकली ये आंसर आ रहा है 1/r का, तो r करेंगे तो वो 3/4 बन जाएगा। Can I show you how I did it? ऐसे ही करना था, 1/+1/, अच्छा बता दो। 1/1 + 1/3, four हाँ over वही बता three, रहा हूँ, वही बता रहा then हूँ, वही inverse वैसे ही 3 करना। over 4. ऐसे ही होना था। फिर भेजने पीडीएफ। तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, इधर दो मैं चेक करूँ, तुमने घर मैसेज कर दिया। 1/1 + 1
over a big